24 में सत्ता वापसी का रोडमैप कैसा होगा, वो फॉर्मूला कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी ने इस फॉर्मूले की ताकत समझा दी है। मोदी ने सबके सामने बताया कि विरोधियों को परास्त करने के लिए संतुष्टिकरण के रास्ते पर चलना होगा और तुष्टिकरण करने वालों की असलियत बतानी होगी। और जब ऐसा होगा तभी 24 का रास्ता क्लियर होगा। मोदी का फॉर्मूला क्या है, उसकी ताकत क्या है, सब समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एकदम सीधा है। हमारा रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। 80% नहीं, 14% नहीं, 6% नहीं, बात पूरे 100% की, 100% संतुष्टि की। मोदी इसी फॉर्मूले से 24 में मात देने की कर रहे हैं बात। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? किससे बचने की सलाह दे रहे हैं मोदी? मोदी की माने तो ये वो लोग हैं जिनकी पूरी सियासत 14% मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी है। इसमें पूरी कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, बिहार में नीतीश कुमार का तीर भी मुस्लिम तुष्टीकरण के जोर से ही चलता है। लालू यादव की लालटेन में रोशनी भी इसी से आती है। शरद पवार भी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत से ही महाराष्ट्र में खड़े हैं। अब उद्धव ठाकरे भी तुष्टीकरण में ताकत फील कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला की सुई अगर 370 पर अटकी है तो उसकी वजह भी मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, इन सबको मुस्लिम तुष्टीकरण से मुस्लिम वोट मिलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण ही संतुष्टीकरण है। वही आरोप केसीआर पर भी लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का। गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा।
हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान जैसे ही बना, उसी दिन से भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण का बीज भी बो दिया गया। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए, हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में उनकी हैसियत महज एक वोट बैंक की हो गई और उसी वोट बैंक को एंटी मोदी मोर्चा डराकर अब तक भुनाता आया है। राहुल गांधी जब अमेठी हार जाते हैं तो सीट पक्की करने के लिए वायनाड जाते हैं। क्यों वायनाड जाते हैं? क्योंकि 57.98% मुस्लिम वोटर है। समझ सकते हैं कि राहुल मुस्लिम क्यों करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का फायदा कांग्रेस को मिलता आया है। ताजा एग्जाम्पल कर्नाटक से आया है। कांग्रेस और जेडीएस में मुस्लिम वोटर बढ़ते आए हैं, लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण की सियासत से फायदा मिला। 2/3 से अधिक मुसलमानों ने कांग्रेस को एक मुश्त समर्थन दिया। बीजेपी को हराने के लिए कर्नाटक के 13% मुसलमान लामबंद हो गए। उसकी वजह कई थी जो मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ खींच लाई। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 4% असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने पर कमिटमेंट दिखाया, जिसे मुंबई सरकार ने खत्म कर दिया था। कट्टरपंथी मुस्लिमों को लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार टीपू सुल्तान की जयंती मनाती थी, इसे भी बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। हिजाब के नाम पर जब मुंबई सरकार ने स्कूलों में एक ड्रेस कोड की बात कही तो कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी बताकर हर जगह फैलाया। जबरन मतांतरण का कानून लेकर बीजेपी आई तो कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन लगाने का चुनावी वादा किया। कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे ताजा सैंपल कैबिनेट मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान सामने आया है, जिसको सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का फर्क समझा रहे हैं। ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂತ ಕೋಮ ಗಲಭೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಲಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ PSIಗಳು DSPಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಈ ಕೌ ವಿಜಿಲೆಂಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ದಳ ಆ ದಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲ್ ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒದ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। कर्नाटक में कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण से वोट मिलते हैं, लेकिन वही कांग्रेस जब मध्य प्रदेश के चुनाव में आती है तो यहाँ उसे मुसलमान याद नहीं आते, बजरंग बली और मां नर्मदा याद आती हैं। कमलनाथ कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई को रामनवमी और हनुमान जयंती को सार्वजनिक रूप से मनाने को कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 7% मुसलमान हैं। यहाँ मुसलमान को नहीं, हिंदू को तुष्ट करने में ही फायदा है। नरेंद्र मोदी ने जब भोपाल से तुष्टीकरण करने वालों को पहचानने को कहा तो सीधा इशारा कांग्रेस की सियासत की तरफ ही था। आज देश में जहां भी भाजपा सरकार है वहां हम संतुष्टीकरण के अभियान में लगे हैं। संतुष्टीकरण का रास्ता मेहनत वाला रास्ता होता है, उसमें पसीना बहाना पड़ता है। अगर बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, तब लोग संतुष्ट होंगे। अगर नल से जल का अभियान चलेगा तो हर घर तक चलेगा, हर एक को पहुंचाने का प्रयास होगा। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति नहीं, बिरादरी नहीं, काका भतीजा मामा कुछ नहीं। जब भेदभाव नहीं होगा तो समाज में संतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए हम संतुष्टिकरण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। बंगाल की पूरी सियासत मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित है, जिसका वक्त वक्त पर कभी कांग्रेस ने फायदा उठाया, कभी वामपंथियों ने। मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त ममता बनर्जी उठा रही हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की करीब 30% आबादी है। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन में इन्हें साधने की होड़ लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की भी एंट्री हो चुकी है। 2011 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही ममता बनर्जी मुस्लिमों को रिझाने में जुट गए। मिसाल के तौर पर इमामों को 2500 रुपए मासिक भत्ता, मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल, मुस्लिम बहुल जिलों में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा, मुस्लिम OBC को आरक्षण। इतना ही नहीं, 2013 में उन्होंने कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए तस्लीमा नसरीन के लिखे एक टीवी सीरियल पर भी बैन लगा दिया। द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को भी ममता बैन कर देती है। NRC, CA
यूसीसी का विरोध करने के पीछे भी मुस्लिम तुष्टीकरण है। बीजेपी ममता पर हिंदू त्योहारों, दंगों में भी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। आज हम अपना मुंह बंद करके चुप नहीं बैठ सकते। बीजेपी के पास अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। वो अब सिर्फ 6 महीने और केंद्र में रहेगी। अगले साल फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर मैं भारत को जानती हूँ तो मुझे यकीन है बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आप कुछ मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर कह रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यकों से कितना प्यार करता हूँ। आपने तो अल्पसंख्यकों को पीट पीट कर मारा है, दलितों को पीट पीट कर मार डाला गया। इस बीच अमेरिका में अपना प्रचार करने और रूस में अपना नाम चमकाने के लिए गए थे। और जिस देश में आप गोली मार रहे हैं और हत्या कर रहे हैं, उस देश में आप एनआरसी लागू कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के निशाने पर खास तौर से ममता बनर्जी भी हैं। मोदी ने ममता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पटना में मोदी विरोधी मोर्चा से जो तस्वीरें निकल कर आईं, उस पर बड़ा तंज जरूर किया। 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। मुस्लिम वोट का ये पार्टियां किस तरह से यूज करती हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। राजीव गांधी 1984 में फुल मेजॉरिटी में आने के बाद भी मेजॉरिटी मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए शाह बानो केस के फैसले को बदल दिया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के पति को हर महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सब कुछ मुस्लिम वोट के लिए किया गया, लेकिन अब बीजेपी इन्हीं मुस्लिम महिलाओं की बात करती है, गरीब मुसलमानों की बात करती है। यही बातें तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को चुभती हैं, जिसमें एक बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। नरेंद्र मोदी ने आज जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, भाईजान को खल गया। ये बता रहा है कि हम लोग न्यू इंडिया में रह रहे हैं। अभी ये न्यू इंडिया है। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे? आप रमजान, खबर शमशान, खबरस्तान, है? कपड़े देखकर इनको आइडेंटिफाई करो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। आप धर्म विशेष की बात कर रहे, भाई एक मुसलमान एमपी आपके पास नहीं है लोकसभा में, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यूसीसी को मैंडेटरी नहीं देखे बाबा साहब अम्बेडकर, वो बोले कि वॉलंटरी होना चाहिए। और वो क्या बोले कि नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ रहना चाहिए, जिसको एक्सेसिबल सबको। नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ है हमारे देश में। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है।
प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे। आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब? आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।